हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 में मैथ का चैप्टर नंबर 9 डाटा हैंडलिंग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में मेनली हम लोग ये समझेंगे कि डाटा क्या होता है और डाटा को ऑर्गेनाइज करने लिए कोई डाटा आपको दिया है उसको जो है कैसे एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे वह तरीका सीखेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको डाटा रिगार्डिंग एक टैली मार्क होता है। ठीक है, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन है। डाटा का ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन जो है पिक्चोग्राफ में हो सकता है, बार ग्राफ में होता है। ठीक है, उसके अलावा डाटा से अगर कोई इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर दी जाए तो उसको कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू रीड द डाटा। तो कुल मिला के हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास मेन पॉइंट क्या है, एक डाटा क्या होता है। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज डाटा। पहला पॉइंट हम लोग ये डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट करेंगे डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डाटा को कैसे दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप जो है हमारा उसका इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है, डाटा क्या होता है, उसको कैसे हम लिखेंगे और लिखने के बाद उससे क्या मतलब क्या है। ये तीन चीजें हैं, ये डाटा से मतलब क्या है, ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारा टारगेट क्या है, डाटा, व्हाट, फिर डाटा को रिप्रेजेंट करना है, डाटा को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है कैसे। ठीक है, फिर उसमें जो है क्या है, मीनिंग क्या है, उस डाटा से क्या मैसेज आ रहा है। ठीक है, मीनिंग या मैसेज क्या आ रहा है इस डाटा से, ये हम समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम यही तीन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हमारा पूरा चैप्टर जो है इन्हीं तीन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि डाटा क्या है, डाटा को कैसे, अगर कोई डाटा दिया है, कोई इंफॉर्मेशन दी है, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, कोई आंकड़ा दिया है। ठीक है, अब जैसे कि उसी तरह उस आंकड़े को कैसे हम लिखेंगे, टेबल के फॉर्म में, हम कॉपी में नोट करते हैं टेबल के फॉर्म में, लाइक दैट। जैसे क्रिकेट मैच में मैच खेलते हैं तो टीम 1 है, टीम 2 है। ठीक है, जब वो प्ले कर रही है तो ईच प्लेयर, ठीक है, प्लेयर नंबर 1 कितना रन बना रहा है और बॉलर कितने ओवर में कितना विकेट ले रहा है, लाइक दैट। तो हर एक बॉलर कितना, अब एक बैट्समैन है तो वो कितना एक रन ले रहा है, कितना बॉल खाया, उन बॉलों में कितने पे चौका लगा है, कितने में 6 लगा, कितने दुक्की लिया, कितने सिंगल लिया, कितना ड्रॉप हुआ। तो एक बॉलर का पूरा रिकॉर्ड लेते हैं। इसी तरह एक बैट्समैन का, ऐसे बॉलर का कि एक बॉलर ने कितना ओवर दिया, उसमें कितना नो बॉल दिया, कितना वाइड बॉल दिया, कितने रन दिए, ठीक है, कितने विकेट लिए, लाइक दैट। ये सारी चीजें, कितने बाउंसर उसने दिए, तमाम तरह के स्टैटिक्स ये डाटाज होते हैं। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन, ये डाटा रहते हैं। इससे क्या मतलब होता है, अगर हमारे पास ये सारा डाटा तो उससे क्या इंटरप्रेट निकालेंगे कि क्या मतलब निकलेगा। मतलब क्या निकलेगा, देखिए 3 स्टेप हुआ। पहला स्टेप क्या है कि जो टीम है, 2 टीम क्रिकेट मैच खेल रही है। ठीक है, 2 टीम क्रिकेट मैच खेल रही है। पहली टीम सपोज करें, एक टीम बॉलिंग करेगी। ठीक है, बॉलिंग करेगी, दूसरा बैटिंग करेगी। तो अब हमको बॉलिंग वाले के लिए ढेर सारा इंफॉर्मेशन रखना है, बैटिंग वाले के लिए भी इंफॉर्मेशन रखना है। बॉलिंग वाले के इंफॉर्मेशन में क्या है, ईच सपोज करिए 50 ओवर डालने हैं तो कितने प्लेयर ने कितने ओवर डाले। ठीक है, सपोज करिए 5 प्लेयर ने सबने 10-10 ओवर डाले। ठीक है, अब 10-10 ओवर डाले, ये तो बात हो। अब इस प्लेयर ने 10 ओवर में क्या क्या किया, कितना रन दिया, कितना विकेट लिया। ठीक है, ये तो हो जाएगा, एक मोटा ये हो जाएगा। इसी तरह सारे प्लेयर होगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा भाई, 8 विकेट हुआ, 310 रन दिए, सारे प्लेयर मिलके इतना रन दिए। दूसरा बैटिंग वाला क्या करेगा, बैटिंग वाला में भी इसी तरह 11 उसके प्लेयर है। ठीक है, पहला प्लेयर कितना रन बनाया, ठीक है, 50, 40, 80,
100, ऐसे करके हम इसका सबका करेंगे। तो ये क्या है, ये सारे डाटाज हैं। इससे क्या हो, टीम का परफॉर्मेंस पता लगेगा। इससे टीम का परफॉर्मेंस पता लगेगा कि ए टीम और बी टीम में ए टीम ऐसा है, बी टीम ऐसा है। लेकिन अगर किसी बॉलर का परफॉर्मेंस देखना है तो बॉलर का पूरा देखना पड़ेगा। 10 ओवर में उसने 60 बॉल डाले हैं, ठीक है, 60 बॉल डाले हैं तो कितने रन दिए, कितने दिए, तो तमाम तरह का इससे पता चल जाएगा। पहले से पता चलेगा कौन टीम जीत रही, कौन टीम हार रही है। अगर बॉलर पे जाएंगे तो देखेंगे कि सारे बॉलरों में कौन बॉलर अच्छा है, कौन खराब है। इसी तरह बैटिंग वालों में देखेंगे तो ये सब क्या डाटा है। लेकिन अच्छा है, खराब है, अच्छी टीम है, बुरी टीम है, जीत रही, हार रही, ये क्या है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है। डाटा को देखने के बाद हम क्या मतलब निकालते हैं, मतलब जो निकालते हैं वो इंटरप्रिटेशन है। और ये ये है, ये क्या है, ये क्या है, सारी चीजें ये डाटा है। और ये जो इस तरह टेबल के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, इसको क्या है, डाटा का रिकॉर्डिंग का तरीका है, ठीक है। तो 3 स्टेप होगी। ये जो चीजें हैं डाटा है, और ये टेबल के फॉर्म में जो लिखा वो दिखाने का तरीका है, कैसे टेबल हम मेंटेन करते हैं। और फिर उसके बाद उसका मतलब क्या हो कि टीम जीती या हारी, दैट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब निकला, इंटरप्रेट। इसको देखने के बाद हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, दैट इज द मतलब। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें देखेंगे कि डाटा है तो डाटा कितने तरह के, कैसे कैसे डाटा हो सकते हैं। डाटा ये काफी बड़ा स्टडी है, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है, एक मैथ में स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये इसकी ब्रांच है, उसके अंडर में ये चल जाता। हम अभी बहुत डीप नहीं जाते क्योंकि ये बहुत बड़ा मैथमेटिक्स की अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। ये इस तरह का कई टी आ जाते हैं, 3 टी आते हैं, तो हम उस पर नहीं जाते, बस बेसिक है, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देखना है कि क्या होता है। तो हम ये चैप्टर में 3 चीज डिस्कस करेंगे। हम पहले बता चुके व्हाट इज डाटा, डाटा को कैसे लिखते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर डाटा को जब रिप्रेजेंटेशन हो जाता है उससे क्या मतलब निकालते हैं, दैट इज। चलते हैं हम एक एक देखते हैं। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज डाटा, हाउ अबाउट ए हॉलीडे। इसमें कह रहा है कि एक छुट्टी के बारे में क्या है। अगर महीने में या साल में एक ईयर है, कितनी छुट्टियां मिली, नंबर ऑफ हॉलीडे क्या है, व्हाट इज इट इज डाटा। किसका, हॉलीडे का डाटा है। एक साल में कितनी छुट्टियां हैं तो उसको लेके आया, महीने में जनवरी में कितनी छुट्टियां हैं, फरवरी में कितनी छुट्टियां हैं, मार्च में कितने, ये सबका है, महीना लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये मंथ हो जाता है आपका, ये हॉलीडे हो जाता है, ठीक है। इस तरह हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जनवरी लिख देते हैं, ठीक है। जो भी 2-3 छुट्टियां हैं, जैसे 26 जनवरी की छुट्टी हो जाती है और 1-2 छुट्टी जो भी हो, फरवरी में जो भी छुट्टियां हैं, मार्च में जो छुट्टियां, वो सारा है हॉलीडेज का, ये लिस्ट बन जाए। तो क्या है, ये छुट्टियां जो है डाटा है, लेकिन ये लिखने का, इस टेबल के फॉर्म में छुट्टियों को दिखाने का तरीका, ये इट इज ए रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इससे क्या पता, इंफॉर्मेशन क्या मिला कि हमारे साल भर में कितनी छुट्टियां होती हैं, दैट इज द इंफॉर्मेशन। हमारा टारगेट क्या था, मतलब निकालना। ये लिस्ट बनाने के बाद हम ये बताना कि हाँ साल में इतनी छुट्टियां होती, इस महीने में ये छुट्टियां, दैट इज द इंफॉर्मेशन। तो क्या कह रहे हैं कि हाउ अबाउट डाटा, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यही क्या है, डाटा और इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ नंबर गेदर टूगेदर टू गिव सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ नंबर, जो नंबर्स होते हैं उन्हीं का कलेक्शन करके, गेदर माने इकट्ठा करना, एक दूसरे को इकट्ठा ना, गेदर टुगेदर एक दूसरे को इकट्ठा ना, टू गिव सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो एक वैल्यूएबल मतलब महत्वपूर्ण, जो कीमती जानकारी इकट्ठा करना, महत्वपूर्ण जानकारी है, एक जरूरत वाली जानकारी को डाटा कहते हैं। तो डाटा सिर्फ डांटना, ऐसे ही काउंटिंग 1 2 3 4 5 लिख देना से मतलब नहीं है। डाटा को कलेक्ट करना, कोई डाटा है उसको कलेक्ट कर और उसको रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करने के बाद उससे हमसे क्या मतलब निकालता है, तब कहेंगे ये इट इज अ डाटा, ठीक है। अब क्या है, अब सबसे पहले क्या स्टेप है डाटा हैंडलिंग में। डाटा हैंडलिंग आपका चैप्टर का नाम है, तो डाटा हैंडलिंग में सबसे पहले डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, उसको डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। और डाटा का रिकॉर्ड मतलब जो डाटा है उसको लेते हैं, ऑर्गेनाइज मतलब उसको टेबलर फॉर्म या किसी फॉर्म में
लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो यही 3 स्टेप हमने यहाँ पे लिया है। तो मेनली 3 स्टेप होते हैं, उसके बीच में बहुत इंटरमीडिएट स्टेप्स भी होते हैं, लेकिन मोटे मोटे ये 3 स्टेप होते हैं इसमें रिगार्डिंग डाटा। तो कई तरह से डाटा रिकॉर्ड है, ऑर्गेनाइज है, तो कई तरह से डाटा ऑर्गेनाइज किया। इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन मतलब बस निकालने का तरीका है कैसे, मतलब कई तरह से निकाले जाते हैं, कई टूल्स हैं, लेकिन आपके उतना डीप नहीं है, सिंपली ये 3 स्टेप ही है। उनके अंदर क्या क्या है वो छोटे छोटे स्टेप हैं, वो जानना है। अब यहाँ जैसे डाटा रिकॉर्डिंग का एक एग्जाम्पल है, एक वर्ड होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जो बार बार आता है, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार कोई नंबर बार बार आता है, तो उसको कैसे करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम ए पार्टिकुलर वैल्यू अकर इन गिवन डाटा। कोई डाटा है उसमें वह कितनी बार आया है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, वो बार बार कितनी है। जैसे मार्क स्कोर बाय डिफरेंट स्टूडेंट इन ए क्लास। एक क्लास है, 1 2 6 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट है, तो इसमें बता रहे हैं कि 6 स्टूडेंट में कौन, जैसे एक नंबर कितने स्टूडेंट्स के पास है, एक स्टूडेंट को 1 नंबर मिला है, 2 नंबर, 2 स्टूडेंट को 2 नंबर मिला है, 3 स्टूडेंट को 2 नंबर मिला है, ठीक है, सॉरी एक स्टूडेंट्स को 1 नंबर मिला है। फ्रीक्वेंसी ये बता रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये बता रहा है, ये बता रहा है कि 1 नंबर कितने स्टूडेंट को 1 को मिला है, 2 नंबर कितने को 2 स्टूडेंट, 3 नंबर कितने को 2 को मिला, 4 नंबर 1 स्टूडेंट को मिला, कुल मिलाकर 6 स्टूडेंट को। तो ये टोटल बताता है, ठीक है, ये वो बताया, डाटा का तरीका बताता है, ये डाटा का तरीका, ठीक है, एक नंबर क्या तरीका, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ज़्यादा टेक्निकल में ना जाइए, बस इस तरह का देखिए कि 1 नंबर कितने स्टूडेंट्स को मिला। तो फ्रीक्वेंसी मतलब 12 और थोड़ा सा बड़ा लेंगे, थोड़ा सा और बड़ा एग्जाम्पल अगर है, जैसे यहाँ पे डाटा शुड बी ऑर्गेनाइज प्रॉपरली, डाटा इट हेल्प स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन, डाटा के बारे में। जैसे यहाँ पे इन ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट वी आस्क्ड टू चूज 1 फ्रूट फ्रॉम बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा। 20 स्टूडेंट हैं, उनमें से ये कहा जा रहा है कि कितने लोग बनाना ले रहे हैं, कितने ऑरेंज ले रहे हैं, एप्पल। तो इसमें पूरा 20 स्टूडेंटों को कितने तरीके में बांटा गया, 4 तरीके में, एक बनाना पसंद करने वाले स्टूडेंट, और एक ऑरेंज पसंद करने वाले, एप्पल और गुआवा अमरूद पसंद करने वाले। तो इसमें देखा कि बनाना पसंद करने वाले 8 स्टूडेंट हैं, ऑरेंज वाले 3 हैं, एप्पल वाले 5 हैं, गुआवा वाले 4 हैं। ये पूछने के से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, लिस्ट बना सकते हैं कि अगर हम, अब ये लिस्टिंग कैसे की जाती है, ये लिस्टिंग करने का जो तरीका है, ठीक, उसको टैली मार्क से हम लोग करते हैं, टैली मार्क, ठीक है, मार्क टैली करके उसको काउंटिंग करना। ये देखते हैं क्या होता है टैली मार्क्स, कैसे टैली मार्क्स चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज डाटा बाय यूज ऑफ टैली मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास, हर फाइंडिंग आर रिगार्डेड इन द मैनर एज। कहने का मतलब उसकी क्लास में स्टूडेंट्स है कुछ, उसके क्लास में जो है 32 स्टूडेंट है, उसके क्लास में टोटल 32 स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट्स 32 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या करना है कि एकता कोई स्टूडेंट्स है, उसको कहा गया कि आप अपने क्लास के सारे बच्चों के जूते के नंबर कलेक्ट करके आओ, बताओ कि कौन ले। तो वो क्या कि वो सारे बच्चों से पूछी, जैसे पहले से पूछी तो उसने बताया 5 पेन में लिखी, दूसरे बच्चे से पूछी 4, ऐसे सारे बच्चों के पास वो ज्यादा पूछी, सबने अपने अलग अलग नंबर बताए, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि अगर यहाँ देखा गया तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 4 नंबर है, फिर बाद में देखा गया सबसे बड़ा नंबर 8 है, ठीक है। उसके बाद देखा गया कि 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, मतलब 4 तरह के जूते यहाँ पे दिखने से लग रहा है कि 4 तरह। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया जूते के साथ 4 लिख लिया, एक साइज का जूता 4 साइज, फिर दूसरे पे 5 साइज का भी जूता लग रहा है, फिर देखा गया 6 साइज का भी जूता लग रहा है, फिर देखा गया 7 साइज का भी जूता लग रहा है और 8 साइज का। अब ये 5 तरह के साइज लग रहे हैं बच्चों के 32 स्टूडेंट। अब देखा गया
अब यहाँ पे हमको देखना है कि कितने 4 नंबर के जूते हैं, कितने 5 नंबर के लगने हैं, कितने 6 के, कितने 7 के, कितने। क्यों ऐसा? इसलिए कि अगर जूता खरीदना हो तो कैसे 4 नंबर के कितने लेने हैं, 5 के कितने, अगर दुकान पे जाना है, जैसे दुकान पे जाके 32 जोड़ी जूते लेने हैं, ठीक है, 32 जोड़ी जूते लेने हैं, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कितने जोड़ी किस नंबर के लेने हैं। तो इसी का तरीका देखिए, यहाँ 32 अगर ये 100 हो, ज्यादा हो तो और दिक्कत हो जाएगी। तो ज्यादा डाटा होते हैं तो उनको, अब सारे स्टूडेंट को तो ले नहीं जाएंगे खरीदने, एक लोग जाएंगे। अब सारे स्टूडेंट को ले जाने की पॉसिबिलिटी हो तो सबको ले जाते, अपने अपने पसंद का ले लेते। लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है कि सभी स्टूडेंटों को ले जाना फिर ले आना, वो कॉम्प्लिकेटेड। इससे अच्छा है उनके जूते का नंबर ले लो और एक लोग चले जाओ और जूता खरीद के ले आ जाओ। तो उसी को के लिए कैसे ये इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक वे में रखेंगे, ये तो आ गया। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि डिफरेंट उनको 4 तरह के जूते, 5 तरह के जूते के नंबर मिल गए। अब कौन जूते कितने क्वांटिटी में चाहिए, उसके लिए क्या करना है, ऐसा इस तरह से कहेंगे। जैसे 4 नंबर का है, देखें अब इसको कैसे बढ़ेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया कि 5 तरह के जूते हमको चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर के जूते। अब देखिए 4 नंबर को हम यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे हम आ गए 4 नंबर पे। देखिए 4 नंबर के कितने जूते हैं। सबसे पहले देखिए एक जूता है, इसको काट दीजिए 1, और यहाँ काटने के बाद यहाँ पे क्या लिख दिए 1, एक टैली मार ऐसे 1 काउंट कर दीजिए। देखिए यहाँ मैं अलग से बना रहा हूँ 1। फिर देखिए और 4 के बाद ऐसे टेबल में घुसी, फिर एक बार दोबारा मिल गया, यहाँ पे हमने फिर एक लाइन खींच दी। लाइन खींचना है, 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ तीसरी लाइन हमने खींच दी। फिर हम देखिए और आए 4 नंबर की, यहाँ पे एक और हो गया 4, ठीक है। फिर और देखिए और 4 नंबर कितना है, एक और है 5। तो जो 4 लाइन खींचने के बाद एक लाइन हम यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं, इससे क्या हो जाता है, ये 5 हो जाता है, ठीक है। 4 और एक टेढ़ी लाइन 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 5, 4 नंबर के कितने स्टूडेंट 5। इसी तरह अब हमारा टारगेट क्या है 5 नंबर। 5 नंबर पे हम टारगेट करते हैं, 5 नंबर के नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो 5 को टारगेट करते हैं, देखते हैं। पहला हमको मिल गया, 1 मिल गया, यहाँ पे हम एक लाइन खींच दिए, ठीक है। फिर बढ़े 2 मिल गया, हमने यहाँ पे 2 लाइन खींच दी। फिर इसी तरह टेबल में बढ़े, हमको 3 मिल गया, यहाँ तीसरी लाइन हमने खींच दी। फिर हमको 4 मिल गया, चौथी लाइन हमने खींच दी। फिर हमको एक 5 मिल गया, अब इसके बाद एक तिरछी लाइन खींच दी, तो ये 5 का बन गया। फिर आगे बढ़े, फिर हमको एक और मिला, अब 5 के बाद और मिल रहा है तो एक लाइन और फिर से खींचे। फिर 2 मिला, फिर यहाँ पे 2 हम लिए। फिर और कोई 5 है, एक 5 और मिला, तो यहाँ पे हमारे पास 3 हो गया। तो कितने 5 नंबर के 5 तो ये हो गया, और ये 3 8, तो इसके मतलब 5 नंबर के 8 जूते। देखिए इसी तरह नंबर कम होते जाएंगे। अब 6 पे हम आते हैं, 6 नंबर यहाँ शुरू करते हैं। 1 मिला, एक लाइन खींचे, 2 मिला, 2 लाइन खींचे, 3 मिला, 3 लाइन खींचे, 4 मिला, 4 लाइन खींचे। फिर एक 5 मिला, फिर एक तिरछी लाइन हम खींच दी, ठीक है। फिर अब 6 देखे, एक और मिल गया, फिर हमने यहाँ पे एक लाइन और खींच दी। फिर 2 मिल गया, फिर हम एक लाइन और खींच दी। फिर 3 मिल गया, एक लाइन खींच दी। फिर हम 4 मिल गया, एक लाइन खींच दी। फिर एक और मिल गया, हो गया 5 लाइन हमने खींच दी। तो इसका मतलब 2 5 5 का ग्रुप बन गया, इसका मतलब ये 10 हो गए। अब 7 नंबर पे टारगेट करते हैं। इसी तरह 7 का पहला नंबर मिला, एक लाइन, दूसरा नंबर मिला, 2 लाइन, और फिर बढ़ते हैं, तीसरा मिला, 3 लाइन, चौथा मिला, 4 लाइन, 5वां मिला, तिरछा खींच दी, एक यहाँ छठा मिला, एक छूट गया, छठा मिला, और एक यहाँ 7वां, 2 और मिले, तो ये आप 7 हो गए। अब 8 की देखिए, अब सिंपली 8 वाले में तो बस बहुत कम बचा, 1 बचा, फिर 2, तो हमने 2 लाइन खींच दी। इस तरह हमारे कलेक्शन, अगर ज्यादा नंबर होते तो हमको ज्यादा, अगर 50 डिजिट हो तो हमको और कॉम्प्लिकेशन आती है। इससे जो है जोड़ने में, हिसाब रखने में आसानी होती है। एक सिंपल तरीका होता है कि ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसको अगर इन सारे नंबरों को हम ऐड करेंगे
ये सारे इन सबको ऐड करेंगे तो देखेंगे कितना आता है। 32 आना चाहिए क्योंकि हमारे पास 32 स्टूडेंट हमने कहा था। ये डाटा 32 है, अगर काउंट करेंगे तो 32 होगा। 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 टोटल 32 है। यहाँ पे इसको अगर टोटल करेंगे तो ये भी 32 आ जाएगा। इसका मतलब सारे स्टूडेंट्स आ गए, कोई छूटा नहीं है। इसका मतलब आपको 32 जोड़े जूते लेने हैं, जिसमें से 4 नंबर के 5 लिस्ट में आप लिख लीजिए। 4 नंबर के 5 जोड़े, 5 नंबर के 8 जोड़े और 6 नंबर के 10 जोड़े, 7 नंबर के 7 जोड़े, 8 नंबर के 2 जोड़े। तो ये तरीका यूज किया जाता है टैली मार्क। इसको टैली कराने के मतलब टैली मार्क मतलब हिंदी में कह सकते हैं या टैली कराना, मिलान कराना। मिलान कर इसका यहाँ से मिलान करा के लाइन एक ग्रुपिंग कर लेना, ठीक है। ये कहने में यहाँ से इसी को टेबल को इस पूरे में अगर ये 50 होता 100 होता तो और बड़ी टेबल आपको बनती, ठीक है, क्योंकि तब हिसाब लगाना थोड़ा सा कठिन होता, तब भी होगा। लेकिन तरीका ये होता है। बाद में और भी तरीके हैं लेकिन वो अलग अलग हैं। ये सिंपल तरीका है कि कैसे इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक वे में रख के उसको लेना है। तो इसमें यही है कि आपके पास डाटा दिए जाए, आपके क्लास में स्टूडेंट्सों को नंबर लिखे जाते हैं, तो टीचर्स हर सब्जेक्ट वाइज हर टीचर पहले सब्जेक्ट में लेता है, सारे स्टूडेंट्स नाम लिखता है। जो आपकी मार्कशीट होती है, आपके क्लास की जो आपकी मार्कशीट होती है वो क्या, वो भी डाटा है, आपका परफॉर्मेंस है। उससे क्या पता चलता है, उस डाटा से आपका पता चलता है कि आप कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी है, आप अच्छे हैं बुरे हैं, आपको कितना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्लास में आपकी कौन सी पोजीशन है, ओवरऑल आपका परसेंटेज मार्क क्या है। ये सारे जो चीजें निकालना, इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन, इसी को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। और आपके हर सब्जेक्ट के डाटा बिखरे हैं, उनको एक क्या है मार्कशीट में, मार्कशीट मतलब नंबर का जो एक चार्ट है, उसमें आपके सारे नंबरों को एक सिस्टमेटिक वे में रखना। क्योंकि हर महीने क्लास टेस्ट होते हैं, एनुअल होते हैं, हाफ ईयरली होती है, उनको ऐसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी मार्कशीट साल भर की देखी जाएगी तो ये पता लग जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। दैट इज द व्हाई मार्कशीट इज प्रिपेयर्ड। मार्कशीट प्रिपेयर्ड टू नो द योर परफॉर्मेंस होल ईयर, आपकी पढ़ाई कैसी। अटेंडेंस शीट है, आपकी अटेंडेंस ली जाती है हर महीने, ये पता चलता है कि आप एब्सेंट कितना दिन रह रहे हैं, कितना दिन स्कूल में आ रहे हैं। दैट इज द इट इज ऑल्सो अ डाटा, ठीक है। अटेंडेंस रजिस्टर इज डाटा। रजिस्टर जो क्या होता है, एक तरीका है आपके अटेंडेंस के रखने का, उसमें जो कॉलम बने हैं वो तरीके हैं, ठीक है। उस अटेंडेंस को देखने के बाद पता लगता है कि आप कितने दिन हैं, कितने नहीं है, कितना एब्सेंट है, उसके बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि क्या है कैसे। दैट इज द डाटा, सिंपल चीज। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक वर्ड है प्रायोरिटाइजिंग डाटा। डाटा को प्रायोर मतलब पहले किसको प्राथमिकता देंगे, सबसे पहले हम किसको लेंगे, ये कुछ तरीका होता है। जैसे कभी कभी डाटा को क्या, जैसे क्लास में अटेंडेंस क्या है, अल्फाबेटिकली पहले A B C, इस तरह से A वाले को पहले लिखते हैं, B वाले को पहले C D, ऐसे। तो क्या है, इसको प्रायोरिटी मतलब पहले कैसे लिखना है, A से B, ठीक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपकी क्लास में रैंकिंग कैसी, रैंकिंग क्या है, रैंकिंग है फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, ये प्रायोरिटीज है, ठीक है। टेस्ट है, ठीक है। रिलीजन्स है, रिलीजन में हिंदू मुस्लिम ये है, ये भी प्रायोरिटीज है। मतलब प्रायोरिटीज मतलब आपको महत्व नहीं दिया जा रहा है, ये मतलब नहीं, आपको लिखने का तरीका कि कहे कि भाई पहले किसको लिखें, बाद में किसको लिखें। तो अल्फाबेटिकली हो सकता है। अब इसमें क्या, हिंदू को पहले लिख दिया, मुस्लिम को पहले लिख दिया, क्रिश्चियन को बाद में लिख दिया, ऐसा मतलब नहीं। फिर कहेंगे ये तो गड़बड़ है, इससे ये लग जाएगा कि भाई हिंदुओं को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं या मुस्लिम को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो उससे कहेंगे भाई अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ले लो, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लो। जिसकी कम पॉपुलेशन है उसको पहले लिखो, जैसे क्या है क्रिश्चियन है उनको पहले लिख दो, फिर उसके बाद जैन है उनको लिख दो, फिर बुद्धिस्ट है उनको लिख दो, फिर मुस्लिम है उनको लिखो, फिर हिंदू है उनको लास्ट में लिखो। ये प्रायोरिटीज हो गई। तो अब क्या है, इससे क्या सिस्टम, अब आगे पीछे लिख दें, पहले जैन को पहले लिख दिए, फिर हिंदू को लिख दिए, फिर मुस्लिम को लिख दिए, तो कहने का मतलब कंफ्यूजन हो। इससे कुछ मतलब हाँ सबका डाटा है, लेकिन कौन ज्यादा है कौन कम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। तो इसी तरह इसी को प्रायोरिटाइजेशन कहते हैं तरीके। जैसे यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग आर द नेम ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। जैसे क्या है, अन्नू है,
समीर है, किरण है, जॉन है। अब क्या है, प्रायोरिटाइज द डाटा अकॉर्डिंग टू क्या अल्फाबेटिकली ऑर्डर। यहाँ कर रहा है डाटा को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले अनु आएगा क्योंकि ए से है, फिर जे आता है, फिर के आता है, फिर यस आता है। तो इसका मतलब अनु पहले आएगा, फिर जॉन आएगा, फिर किरण आएगा, फिर समर आएगा। ठीक है, ऐसा है, ये सारी चीजें हैं। तो यही मतलब है कि कैसे कोई डाटा को लिखना है। वही है, इसमें भी है कि हाउ डाटा ऑर्गेनाइज। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम कर सकते हैं या असेंडिंग डिसेंडिंग में। जैसे यहाँ पे है अरेंज द फॉलोइंग डाटा अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ ईयर। अब यहाँ पे क्या है कि डाटा दिया गया है, रवि है, इनका जन्म ये हुआ, शेखर है, यहाँ पैदा हुए, सनी है, इस सन में पैदा हुआ, आशा है। तो कह रहा है इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू बर्थ ईयर। बर्थ ईयर मतलब इनके उम्र के हिसाब से। तो पहले जिसका जो पहले पैदा हुआ उसको पहले, जो बाद में पैदा हुआ बाद में। तो यहाँ पे क्या हुआ, आशा को देखा गया, वो 1920 में पैदा हुए, सबसे पहले आशा को दे दिया। रवि उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पे, सनी उसके बाद है, शेखर उनके बाद पे, ऐसे लिख दिया। तो यही है अरेंज डाटा, जो इंफॉर्मेशन दिया है। जैसे यहाँ पे अगर कहेगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना होगा तो सबसे पहले आशा आएंगी, फिर क्या होता है रवि आएंगे, फिर अब क्या है शेखर आ जाएंगे, फिर सनी आएंगे। क्यों, शेखर में यस तो दोनों में काम आने, लेकिन यच है दूसरे नंबर पे, इसलिए शेखर पहले आएंगे, सनी बाद में आएंगे। ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर होगा। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इस तरह हो गया कि जो ईयर है, जो सबसे पहला ईयर है वो, उसके बाद वाले ये, ऐसे नंबर के अकॉर्डिंग सबसे कम नंबर ये है, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो आपको जैसे कहा जाए उसके अकॉर्डिंग टू आपको डाटा अरेंज करना है। दिस इज गिवन, आपको डाटा अरेंज करने का तरीका। अब थर्ड एक वर्ड है स्केलिंग वर्ड। देख रहे ये सब वर्ड है, क्योंकि आपको जब डाटा आएगा तो ये सब वर्ड है। क्या स्केलिंग फैक्टर्स क्या होता है, डाटा में स्केल क्या है, स्केल की क्या वैल्यू। डाटा को अगर ग्राफ पेपर में हमको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। जैसे क्या है, बहुत लार्ज नंबर डाटा है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन किसी गांव की है, ठीक है, किसी गांव की पॉपुलेशन 600 की पॉपुलेशन है। अब 600 नंबर 1 2 करेंगे तो कितना लंबा टेबल आपको बनाना पड़ जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करें। ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ अभी बनाना सिखाएंगे। बार ग्राफ है, बार ग्राफ में अगर डाटा रिप्रेजेंट करना तो वहाँ स्केल की जरूरत होती है, वहाँ पे पैमाने की जरूरत होती है। उसमें ये माना जाता है कि जैसे ये स्केल है, ये ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर आता है तो यहाँ पे 2 आपके लाइन हो जाते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और इस पर वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का ज्योमेट्री का ये है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे 4 गांव हैं, 4 गांव की बात है। एक बियर क्रीक है, लावा कॉलोनी है, एक प्लीक है और एक सलाडो है। ये इंग्लिश नेम है 4 तरह के। ठीक है, यहाँ पे विलेज है तो 4 तरह के गांव है। तो इसमें ये दिखाना है कि किस गांव में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसमें बताते हैं कि अब हमको हमारे पास ग्राफ पेपर कितना होता है, छोटा सा होता है 6x6 का या 6x12 का। अब 6x12 का मतलब 6x12 आपका यह कह सकते हैं आपका ग्राफ पेपर है 15 सेंटीमीटर का है और ये 30 सेंटीमीटर का ग्राफ है। अब इसमें दिखाने के लिए इस ग्राफ में कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करना, तो कहे इस तरह का अगर हमको ग्राफ बनाना है। अब हमको देख लेते हैं मैक्सिमम, जब हमें डाटा दिया जाएगा तो उसमें पता होगा कि मैक्सिमम नंबर क्या है। जैसे किसी गांव में 600 की पॉपुलेशन है, फिर किसी गांव में 100 की पॉपुलेशन है, तो उसी में एक मोटा मोटी के हिसाब से हम ले लेते हैं। जैसे इसमें करेंगे अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर में काम हो जाएगा। और इसमें एक प्रॉपर दूरी में, यहाँ से एक प्रॉपर दूरी में छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेते हुए, 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेके इनके बीच में जगह, ताकि एक दूसरे से मिले ना। तो प्रॉपर है, जैसे यहाँ से 0 करें, 1 सेंटीमीटर छोड़ के फिर एक बना ले, फिर 1 सेंटीमीटर गैप बना के दूसरा ग्राफ, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के ऐसा, तो थोड़ा क्लीन दिखे, साफ सुथरा दिखे और इन कालमों की चौड़ाई थोड़ा सा बराबर हो, मोटा पतला ना रहे। तो ये सब ध्यान रखना है। इसको बनाना सीखेंगे, आगे सीखेंगे या अगले क्लास में सीखेंगे। ये बस बताने के लिए है। जैसे इसको बनाने के लिए फिर कह दिए कि अब 600 है तो कहेंगे 6 सेंटीमीटर में काम हो जाएगा, क्योंकि अपना 15 सेंटीमीटर है
लेने को ये भी कर सकते हैं, तो 2 सेंटीमीटर क्या कर 2 सेंटीमीटर बराबर 100 रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या 12 सेंटीमीटर तक चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि आपका सारा डाटा ग्राफ पेपर में आ जाए। तो जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटी का मतलब 100, तो यहाँ से यहाँ तक अगर ग्राफ है 100, तो इस तरह 1 सेंटीमीटर पे हमने 6 लाइन खींच ली और फिर 100, 200, 300, यही यहाँ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पीपल। इसी को कहते हैं स्केल। स्केल मानना, एज्यूम करना, एज्यूम करना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब ब्रिक में देखा 600 लोग हैं, तो इसका मतलब यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर ऊंची लाइन खींच के इसको बना दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, बियर क्रीक में 600 लोग हैं, क्योंकि ये लगभग इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। अब जैसे लोवा कॉलोनी में देखेंगे तो क्या है, यहाँ से हम ऐसे स्केल लेके देखेंगे तो ये पता चले 300 लोगों के बराबर है। तीसरा प्लीक में देखेंगे, अगर इसको देखेंगे तो ये लगभग 400 के आसपास बता रहा है। और ये वाला अगर हम देखेंगे तो ये लगभग यहाँ से स्केल रख के ऐसे कर लेते हैं, मिलान कर लेंगे तो ये लगभग आपका 100 लोग है। तो कहेंगे सलाडो में 100 लोग हैं, प्लीक में आपका 400 लोग हैं, और इसमें 300 लोग हैं, और इसमें 600 लोग हैं। ठीक, इस हर गांव में ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो ये स्केलिंग फैक्टर होता है कि हमको ग्राफ पेपर में बनाने के लिए किसी बड़ी क्वांटिटी को अपने स्केल के हिसाब से, नाप के हिसाब से मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अब करें डाटा का, वो वहां पे है कि डाटा का एक दूसरा रिप्रेजेंट तरीका कैसे, डाटा को कैसे दिखाएं। तो एक पिक्चोग्राफ होता है, इसमें क्या है, जो भी चीज है उसी का पिक्चर बना देते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें थोड़े से ये डाटा में थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टाफ है ईच स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स में यहाँ पे जनवरी गलत आ गया है, स्टूडेंट्स है इसकी जगह। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट 1, यहाँ पे स्टूडेंट 2, यहाँ पे स्टूडेंट 3, यहाँ पे स्टूडेंट 4। ठीक है, यहाँ ये देख लेंगे तो नंबर स्टाफ विथ ईच स्टूडेंट। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे दिखाना है। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है कि एक स्टूडेंट्स है, कह रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर 1 के पास कितना स्ट्रॉबेरी है, 1 2 3, तो यहाँ से 4, इसका मतलब 4 स्ट्रॉबेरी है। 4 फिगर है। अब यहाँ कह रहा है एक फिगर 2 को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब 8 इसके पास 2 × 2, 4 दूसरे के पास 4 है, क्योंकि एक फिगर बराबर, इसमें कह रहा है एक फिगर बराबर 2, ये माना गया है। ठीक है, यहाँ पे माना गया है, इसलिए स्केल किया गया, स्केलिंग किया गया। नहीं तो हमको ज्यादा 8 की चित्र बनाते हैं, 8 के फिगर बनाने हो गए। 6 है, 3 × 2 6, अब ये कितना है 6 12, क्योंकि ये 12 फिगर बनाने होते तो बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए मान लिया गया कि चौथे स्टूडेंट को इनको देखा कि 12 फिगर बनाने पड़ते और हमारा काम थोड़ा सा टफ होता, तो उन्होंने कहा कि एक स्ट्रॉबेरी बराबर 2। ठीक है, एक फिगर बराबर, एक पिक्चर बराबर 2 स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे है, यहाँ पे इसमें क्या माना कि 1 स्ट्रॉबेरीज रिप्रेजेंट 2। ठीक है, 2 के बराबर है, इस तरह का। तो कहने का मतलब अगर एप्पल है तो यहाँ पे एप्पल का इमेज बना देंगे, ये कहने का मतलब, ये दिखाने का तरीका, जिससे आपको पता है स्टूडेंट 1 पर स्ट्रॉबेरी है। पिक्चर से उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, पिक्चर में स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स का फिगर बनाया गया। ठीक है, क्या है, द फॉलोइंग पिक्चर शो 30 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ए प्रीवियस वीक एब्सेंट। 30 बच्चे जो है पिछले हफ्ते में जो है एब्सेंट रहे हैं, तो उनको बताया गया। तो यहाँ पे देखिए कि मंडे को कितने स्टूडेंट्स हैं, 5, क्योंकि 5 स्टूडेंटों को चित्र बना दिया गया, ये 5 नंबर। ट्यूसडे को देखेंगे 4 चित्र बना दिया गया, 4 स्टूडेंट। वेडनेसडे को 2, ट्यूसडे को कोई एब्सेंट नहीं है, फ्राइडे को 1,
और इस दिन को 1 2 3 6 8, इसमें 8, इस तरह का सारे स्टूडेंट्स का बना दिया गया है। तो कहने का मतलब पूरे क्लास में तो 30 स्टूडेंट हैं, लेकिन मंडे को 5 लड़के नहीं आए, ट्यूसडे को 4 लड़के नहीं आए, वेडनेसडे को 2 नहीं आए, थर्सडे को सारे बच्चे आए थे, फ्राइडे को 1 एब्सेंट था और सैटरडे को 8 बच्चे एब्सेंट थे। यही कहने का मतलब है इस पिक्चर से। जैसे इसमें ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, इसमें पूछ रहा है किस दिन सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट थे, कहने का सैटरडे को कहते, सैटरडे को, इससे पता लग जाएगा सैटरडे को सबसे ज्यादा बच्चे नहीं आए थे। विच डे हैड फुल अटेंडेंस, किस दिन सब बच्चे आए थे, थर्सडे को, बृहस्पतिवार को सारे बच्चे आए थे, कोई एब्सेंट नहीं था। व्हाट वाज द टोटल नंबर एब्सेंट इन दैट वीक, टोटल उस वीक में टोटल कितने नंबर एब्सेंट थे, तो जोड़ सकते हैं इसको टोटल। तो 5 4 9 2 11 12 8 20, टोटल 20 आ गए, 20 एब्सेंट थे, 20 एब्सेंटी थी रजिस्टर में, दैट इज द मतलब। अब यहाँ पे एक आ रहा है बार पिक्चोग्राम कैसे बनाया जाता है, तो हमने वह पिक्चो बना लिया। बार कैसे, बार मतलब ऐसे, इसको बार बोलते हैं, ये जो है, ठीक, कैंडी बार, ठीक, कैंडी बार, आप लोग कैंडी चॉकलेट बार, इस तरह का सब। तो इस तरह का एक लंबा सा रेक्टेंगुलर शेप में लंबा सा चीज जो है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई है और इस तरह हो, तो उसको बार बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बार बनाने का तरीका है, यहाँ पे ये ग्राफ के हिसाब से बनाने का तरीका बताया गया कैसे है। जैसे बार डायग्राम, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म वाइड, यूनिफॉर्म वाइड मतलब ये बार की जो चौड़ाई है हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म, ताकि भद्दा न लगे। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल, कहने का मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं वर्टिकली। कभी कभी बार इस तरह भी बनाया जाता है, ऐसे कोई है, इस तरह भी बनाया जाता है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ, वर्टिकली मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। बार कंसिस्ट ऑफ 2 एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं, ये और ये जो 2 लाइन होती है ना, इनको एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे 0 से शुरू होता है ये y, इसको y नाम देते हैं, इसको x नाम देते हैं, इसको नाम ही किया गया, ये इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y। 2 इसको तरीका है, इस तरह के दिखाने का तरीका है, ठीक है, बस ये x एक्सिस है, y एक्सिस इसको बोलते हैं। द फॉलोइंग इज ए बार ग्राफ शोइंग द बर्थडे ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। अब इसमें कह रहा है कि बच्चों के बर्थडे बता रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, कह रहे हैं कि जनवरी महीने में कितने स्टूडेंट्स का बर्थडे पड़ता है, यहाँ दिखा है, जनवरी फरवरी दिसंबर तक है। जनवरी महीने में यहाँ भी 2 है 4 है, तो बीच में कहीं 3 पड़ेगा, तो इसका मतलब 3 बच्चों का जनवरी में बर्थडे पड़ता है, 4 बच्चों का फरवरी में, और 2 बच्चों का मार्च में। अप्रैल में कितना, अप्रैल में भी 3 बच्चों का पढ़ रहा है। मई में देखिए यहाँ पे 8 बच्चों का पढ़ रहा है। ये यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और यहाँ से महीना है। अरे जून में कितने, 10 बच्चे जून में पैदा हुआ। यहाँ से देखेंगे जुलाई का देखेंगे तो 6 बच्चे, 6 यहाँ पे मिला। यहाँ स्केल रख के इसकी और इससे मिलान करते हैं। इसमें देखेंगे तो देखिए ये बीच में कहीं 7 आएगा, ठीक है, और ये छूट रहा है, ये लगभग 1 बच्चे अगस्त में पैदा हुए, क्योंकि 0 और 2 के बीच में 1। यहाँ पे स्केल यही माना गया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट, 2 चाइल्ड, ठीक है, 2 बॉय या चाइल्ड जो भी है, वहाँ 1 सेंटीमीटर जो है 2 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्केल यहाँ चल रही है, ठीक है, जो भी है स्टूडेंट्स हैं 2 स्टूडेंट, ठीक है। अब इसी तरह क्या है, अक्टूबर का देखेंगे तो 8 है, नवंबर का आपको 4 है, दिसंबर का आपको 7 है। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको देख के इस तरह पढ़ सकते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस महीने में बच्चों का बर्थडे पड़ रहा है, तो आप इससे देख सकते हैं जून महीने में 10 से सबसे ज्यादा बच्चों का पड़ रहा है, और किस महीने में सबसे कम बच्चों का बर्थडे पड़ रहा है, अगस्त में सबसे कम बच्चों का बर्थडे पड़ रहा है, ठीक है। अभी और भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बच्चों का मतलब और भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें कि जनवरी फरवरी और में मिला के कुल बच्चों का कितना पड़ेगा,
ठीक है, ऐसा सारी चीजें। या इससे पूछेंगे टोटल कितने बच्चे हैं, तो सभी महीनों में जोड़ लेंगे तो पता चल जाए कितने बच्चों का है। ये तमाम तरह की इंफॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से है। वही इंटरप्रिटेशन की बात की है, जो गिवन बिलो आर द मार्क स्कोर बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, कैलकुलेट द सम मार्क बाय ए एंड सी। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के बेसिस पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना है। ये बच्चों की स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स ए बी सी डी स्टूडेंट्स, और उनके नंबर दिए गए हैं यहाँ पे। ये आपका ये एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन जाएगी वो वाई एक्सिस है, ठीक है। ये लाइन जो यहाँ से ऐसे ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है। ये लाइन है आपकी, ये एक्स एक्सिस है, आपकी वाई एक्सिस है। 0 से यहाँ पे भी स्केल आपका क्या है, जो स्केल हमने माना है स्केल क्या है, यहाँ देखिए 2 का अंतर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मार्क, ठीक है। 2 मार्क्स है, 1 सेंटीमीटर 2 नंबरों को रिप्रेजेंट करना, और ये यहाँ पे प्रॉपर गैपिंग से बनाया गया है। जल्दी 1 सेंटीमीटर की गैपिंग में आधा सेंटीमीटर छोड़ के गैप बनाया गया है। चौड़ाई इसकी इतनी है। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द सम ऑफ मार्क स्कोर बाय ए का मार्क प्लस सी का मार्क को आपको बताना। तो सबसे पहले यहाँ आप ए पे जाइए, ए के टॉप पे जाइए, यहाँ पे देखेंगे ये 4 है, तो बीच में कहीं ये 5 के आसपास आएगा, ठीक है। ये लगभग 5 ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे गया है। ए आपके पास 5 नंबर है। सी को देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो लगभग ये 13 नंबर के आसपास सी पाया, ठीक, 13। तो टोटल नंबर दोनों में कितना है, 18 नंबर। तो कह रहा है कि कैलकुलेट सम ऑफ मार्क स्कोर ए और सी। ए और सी का मार्क कितना हुआ टोटल, ये आपका 5 हो गया और ये आपका 13 हो गया। तो दोनों का मार्क 18 नंबर इन दोनों ने पाया है। इससे आपको बता सकते हैं। अब यहाँ पे इसने टेबल ही बना दी थी कि सबको उसने देख लिया कि एक पूरी टेबल बना दी, उससे देख के ए 5 नंबर, बी का इसने बता दिया, सी का बता दिया और डी का भी बता दिया, कि उस टेबल से पढ़ के यहाँ पे लिख लिया कि ए ने कितना पाया, बी ने कितना, फिर उसके हिसाब से इसने ए और सी का जोड़ दिया, ए का और सी का जोड़ दिया। यही अब यहाँ पे एक है डाटा ग्राफ बनाना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक टेबल दी, देखिए उस वाले में क्या था, इस वाले में क्या था, टेबल ग्राफ दिया गया तो उससे टेबल आपको बनाना था और आंसर देना था। इस वाले में क्या है, आपको टेबल दी है, उसके बेसिस पे आपको डाटा बनाना है। बिलो द टेबल शो द नंबर ऑफ बाइसिकल। ये जो टेबल है, मैन्युफैक्चर्ड बाय ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 2000 से 2004 के बीच में उसने कितनी साइकिलियां बनाई, उसका नंबर दिया गया। अब इसको ड्रा ए बार ग्राफ बाय चूजिंग ए स्केल ऑफ योर चॉइस। आपको स्केल चूज के बनाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 साल का डाटा। 2000 में कोई कंपनी है, एक कोई कंपनी है, ठीक है, यही कंपनी है। तो 2000 में 600 साइकिल बनाई, 2001 में 400, 2002 में 700, 2003 में 1000, 2004 में 1300 साइकिल उसने बनाई। अब इसको डाटा में उसको देखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए 1300 है और 1300 और 402 है, इसका मतलब क्या है, लगभग 13। अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 सेमी इक्वल टू 100 साइकिल बाइसिकल, इसका मतलब हमको लगभग 13 यूनिट लेना पड़ेगा, तभी 1300 आएगा। अंदाज लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 है तो 100, तो अगर 1300 लेना है तो इसका मतलब 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाता है, ग्राफ बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं क्या, 2, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 बाइसिकल, ऐसा बना सकते हैं। इससे क्या होगा, हमको लगभग 6-7 सेंटीमीटर का आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ऐसा इतना बड़ा ग्राफ बन जाएगा। और यहाँ पे ईयर आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ईयर, ये आपका ईयर आ जाएगा। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, यहाँ पे ये आपका जो ईयर है 2000, फिर
फिर गैपिंग बनाएंगे 2001, फिर गैपिंग बनाएंगे 2002, फिर गैपिंग बनाएंगे 2003, फिर आप यहाँ पे गैपिंग बनाएंगे 2004। मैं अभी रिप्रेजेंट नहीं, अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये आपको यहाँ पे क्या है, ये आपको 200 400 600 आगे अच्छा सा और है 800 1000 ये 1200 और ऊपर वाला आपका 1400, ऐसे आपका आ गया। 1300 तक आपका काम हो जाएगा। तो 2006 है, इसका मतलब ये ग्राफ की लंबाई कहाँ तक, यहाँ तक जाएगी, ऐसे बन जाएगी। पटरी से बनाएंगे अच्छा बनेगा। और इसमें 400 है तो आपका यहाँ पे काम इसका खत्म है ये, ठीक है। और 2002 में कितना हमने 706 है, इसका मतलब लगभग यहाँ तक आएगा, ठीक है, लगभग उसके आधा। ऐसे, ठीक है। उसे 1000 है, सीधा आप 1000 पहुंच जाइए, यहाँ पे 1000 पे आपका आ जाएगा इस तरह का। ऐसे स्केल में लेके ऐसे करके पटरी यहाँ पॉइंट लगा के खींचना है। फिर 1200, इसमें 1300 है, इसका मतलब ये आपका 14 है, इसका मतलब ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये आपका लगभग यहाँ तक आएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया। देखिए उसको और अच्छा से हमने नेक्स्ट पेज में बनाया है। ये देखिए यहाँ पे स्केल 2 की ही ली गई है। देखिए नीचे आपका ईयर दिया गया है। ये एक्सेल शीट्स में आराम से बन जाता है। एक्सेल में अगर आप एक्सेल करना आता है तो ये ग्राफ आप बना सकते हैं। एक्सेल शीट में ग्राफ का आपका कॉलम होता है, उससे आप ये बना सकते हैं। अपने क्लास में, कंप्यूटर क्लास में इस क्वेश्चन को आप एक्सेल शीट में भी बनाने की कोशिश करिए। मैथमेटिक्स कॉपी में इस तरह स्केल लेके बनाने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, एक्सेल का यूज करके हमने ये बनाया है कि 2000 में 600 400, ठीक है, ये लगभग 7 के आधा है 700, ये आपका 1000 है, ये 12 से 1300। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल वेयर इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कहने का मतलब किस साल सबसे ज्यादा साइकिल उसने बनाया। यहाँ देखिए जो सबसे लंबा है इसका मतलब 2000, और यहाँ पे थोड़ा सा ये रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया, 2001 2 3, यहाँ पे 2004 आएगा। तो 2004 में जो है 2004 में सबसे ज्यादा साइकिल बनाए। मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल सबसे कम किस साल बनाया उसने, 2002 में। 2002 में सबसे कम नंबर साइकिल बनाया, सबसे छोटा बार इसमें है, यही है। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड इंफॉर्मेशन का। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोगों को एक्सरसाइज देखना है, समरी देखना है। टिल देन थैंक्स।